बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रॉक्सीमेशन, इन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एंड रोटेशनल ट्रांजिशन टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, उसके इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाते हैं, या जब मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में जाए, या जब मॉलिक्यूल लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाए, ये तीनों ट्रांजिशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती अकॉर्डिंग टू दिस अप्रॉक्सीमेशन। और ये चूँकि अप्रॉक्सीमेशन है, इट मीन कि इसकी वैलिडिटी एक लिमिट तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो दिस approximation was proposed by Max Born and J. Robert Oppenheimer in 1927. According to this approximation, molecular energy is the sum of electronic energy, vibrational energy, rotational energy and nuclear spin energy. चूँकि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रॉक्सीमेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी इन तमाम एनर्जीज़ का सम होगी। टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी इज़ नेग्लिजिबल, therefore we can ignore it and we can suppose that nuclei are motionless. The nuclear spin energy is negligibly small and the nuclei are considered motionless because their movement is much slow than that of electrons. तो हम इस एक्सप्रेशन में से ये न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी वाला फैक्टर ओमिट कर देंगे। Now we have concluded that total energy of molecule is the sum of electronic energy, vibrational energy and rotational energy. And according to quantum mechanics, each motion is associated with wave function. Therefore, the wave function for electronic motion is this one. Similarly, this is the wave function for vibrational motion and this is wave function for rotational motion, and total wave function of molecular motion is the product of wave function of electronic motion, wave function of vibrational motion and wave function of rotational motion. ये बात है मॉलिक्यूल की। एटम के लिए सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। फॉर एटम टोटल वेव फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन एंड न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का मजमूआ होगी, और मॉलिक्यूल का टोटल वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, वाइब्रेशनल वेव फंक्शन और रोटेशनल वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। Therefore, Born-Oppenheimer approximation considers electronic motion, rotational motion and vibrational motion separately. But in real cases, Born-Oppenheimer approximation is not valid. There is breakdown mean it is not valid for all cases. In real cases, rotation and vibration are not independent of each other. अब हम फिलहाल अपनी नेक्स्ट डिस्कशन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। In case of non-rigid anharmonic oscillator, rotation is not pure rotation and vibration is not pure vibration. Vibration and rotation take place simultaneously, therefore they are not independent of each other.
a molecule vibrates almost 1000 times during rotation. So when there is vibration along with rotation, then bond length changes, moment of inertia changes, and rotational constant also undergo change. रिजिड रूटर में जब रोटेशन होगी तो रिजिड रूटर में चूंकि हम बॉन्ड को फिक्स कंसीडर करते हैं कि रोटेशन के दौरान मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती, चूँकि दोनों एटम अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, and in rigid router there is no change in moment of inertia and there is no change in rotational constant. तो मॉलिक्यूल चाहे ग्राउंड स्टेट में तो रोटेशनल एनर्जी ज़ीरो है, मॉलिक्यूल जंप करके फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला जाए या सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में या थर्ड में या फोर्थ में, उसकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी। जब बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल कांस्टेंट भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन एक्चुअली मॉलिक्यूल रिजिड रूटर नहीं होते, मॉलिक्यूल बिहेव्स एज नॉन रिजिड रूटर। तो नॉन रिजिड रूटर का मतलब है कि जब मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो साथ वाइब्रेशन भी होगी, वाइब्रेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ फ्लक्चुएट करेगी। तो जब बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तो ये देखें, रोटेशनल कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। ये आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड लेंथ को। तो जब मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा उसकी रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। जब उसमें वाइब्रेशन होगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में और लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाते हुए मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डबल होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ 3 टाइम इंक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 टाइम्स इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ अगर 10 टाइम इंक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 टाइम्स इंक्रीज होगा। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज होगा। इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि रोटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, इसकी वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रोटेशनल लेवल कांस्टेंट होगी। जब रियल केस में नॉन रिजिड रूटर जब लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में जाएगा तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने कहा बॉन्ड लेंथ अगर डबल होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स इंक्रीज होगा और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स इंक्रीज होगा तो रोटेशनल कांस्टेंट 4 टाइम डिक्रीज होगा। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिलेशन बिटवीन बॉन्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल कांस्टेंट। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में आर के अलावा बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एट इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट। म्यू चूँकि हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हेयर म्यू इज reduced mass, c is velocity of light and it is also universal constant. So the only variable is bond length. तो जब मॉलिक्यूल डिफरेंट लेवल में होगा उसके बॉन्ड लेंथ की वैल्यू डिफरेंट होगी, इट मीन हमें इस वैल्यू का एवरेज लेना होगा। And when we take average of bond length, we will take average of moment of inertia and consequently we will take average value of rotational constant. अब
आर स्केयर का रेसिप्रोकल, इसका अगर आप एवरेज ले लें, द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ आर स्केयर इज नॉट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ आर स्केयर इक्विलिब्रियम। आर स्केयर इक्विलिब्रियम, आर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ को। इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ का स्केयर लेके उसका अगर रेसिप्रोकल लें, इट इज़ नॉट इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्केयर ऑफ एवरेज बॉन्ड लेंथ। इसको नेक्स्ट कैलकुलेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होती है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, और जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ 10 गुना इंक्रीज हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 टाइम इंक्रीज होगा। तो चाहे मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में जाए या लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाए, दोनों सूरतों में एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में जाएगा, उसकी रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रांग होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रांग होने से बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा डिस्टॉर्शन आएगी। तो जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और ये सारे फिनोमेना वैलिड होंगे। तो इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन तीनों का कम्युलेटिव इफेक्ट ये है कि देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट। अगर बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये जितना कंप्रेस होता है उतना ही एक्सटेंड भी होता है, चाहे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में दोनों बॉन्ड इक्वली एट द सेम टाइम पहले स्ट्रेच होते हैं, फिर एट द सेम टाइम कंप्रेस हो जाते हैं। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक बॉन्ड एक्सटेंड होता है, दूसरा कंप्रेस होता है, एंड देन वाइस वर्सा। लेकिन कंप्रेशन और एक्सटेंशन इक्वल है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एवरेज बॉन्ड लेंथ इज सेम एज इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। एवरेज बॉन्ड लेंथ इज आल्सो कॉल्ड मीन बॉन्ड लेंथ। इसको इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देयर इज इक्वल एक्सटेंशन एंड इक्वल कंप्रेशन इन bond length, therefore average bond length or mean bond length is same as equilibrium bond length and there is no change in its value with vibrational energy. For example, अगर इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ की वैल्यू 0.1 नैनोमीटर हो, मॉलिक्यूल एक्सटेंड करेगा, ये वैल्यू 0.1 नैनोमीटर से 0.11 नैनोमीटर हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल कंप्रेस करेगा तो ये वैल्यू 0.1 से डिक्रीज होकर 0.09 नैनोमीटर हो जाएगी। इन दोनों की एवरेज ले लें तो इट इज़ अगेन 0.1 नैनोमीटर। इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एवरेज बॉन्ड लेंथ और इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ की वैल्यू सेम होती है। इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ 0.1 नैनोमीटर, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, बॉन्ड लेंथ 0.1 से डिक्रीज हो गए 0.09 हो गई, और ये स्प्रिंग जब एक्सटेंड होगा तो ये वैल्यू 0.1 से इंक्रीज हो गए 0.11 नैनोमीटर हो जाएगी। नाउ अब इसकी एवरेज वैल्यू देखें। ये कंप्रेशन और एक्सटेंशन की बॉन्ड लेंथ को हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज वैल्यू आ गई, एंड दिस एवरेज इज सेम एज इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। अब हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एवरेज बॉन्ड लेंथ इज सेम एज इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ का स्क्वायर लेके हम अगर उसका रेसिप्रोकल लें,
इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ की वैल्यू 0.1 नैनोमीटर, इसका आपने स्केयर लिया, इट इज़ 0.01 नैनोमीटर, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इट इज़ 100 नैनोमीटर। द रेसिप्रोकल ऑफ स्केयर ऑफ इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ इज़ 100 नैनोमीटर। अगर इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ की वैल्यू 0.1 नैनोमीटर हो तो इसके स्केयर का रेसिप्रोकल 100 नैनोमीटर होगा। अब देखें, अगर आप एवरेज ले लें, यहां पर आपने पहले एवरेज ली फिर रेसिप्रोकल लिया। अगर आप रेसिप्रोकल का एवरेज लें फिर वैल्यू डिफरेंट है। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज बॉन्ड लेंथ, सॉरी एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ बॉन्ड लेंथ। हमने कहा जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा बॉन्ड लेंथ 0.09 हो जाएगी, तो ये 0.09 के स्केयर का हमने रेसिप्रोकल लिया प्लस 0.11 के स्केयर का रेसिप्रोकल लिया, फिर दोनों की एवरेज ले ली। कंप्रेशन और एक्सटेंशन के बाद जो बॉन्ड लेंथ बनती हैं हमने उनके स्केयर का रेसिप्रोकल लिया, फिर उनकी एवरेज ले ली। तो दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। नाउ इट इज 103.05 नैनोमीटर। अब दोनों का डिफरेंस देखें। जब हम एवरेज का रेसिप्रोकल लेते हैं वैल्यू कम आती है, और जब हम रेसिप्रोकल का एवरेज लेते हैं वैल्यू ज़्यादा आती है। तो एक्चुअली इन रोटेशनल कांस्टेंट हमने रेसिप्रोकल का एवरेज लेना है, एवरेज का रेसिप्रोकल नहीं लेना। अगेन कम हियर, जब आप एवरेज वैल्यू लेके उसको रेसिप्रोकल लेते हैं, उसके स्केयर का रेसिप्रोकल लेते हैं, वैल्यू कम आती है। और जब आप स्केयर का रेसिप्रोकल लेके फिर उसको एवरेज करते हैं वैल्यू ज़्यादा आती है। इसलिए हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और एवरेज पोजीशन पे बॉन्ड रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं होगी, ये वैल्यू डिफरेंट होगी। Now we have three sets of values of rotational constant and bond length. Equilibrium separation पर जब दोनों एटम्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जब दोनों एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं तो बॉन्ड लेंथ RE और रोटेशनल कांस्टेंट BE। और अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि जब वाइब्रेशन होगी तो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं रहेगी। इट मीन ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में और हायर वाइब्रेशनल लेवल में बॉन्ड लेंथ भी चेंज होगी और अकॉर्डिंगली रोटेशनल कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में बॉन्ड लेंथ की वैल्यू R0 और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू B0। जब मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाता है एट हाई वाइब्रेशनल लेवल, रोटेशनल बॉन्ड लेंथ की वैल्यू RV और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू BV। रिजिड रूटर में चूंकि हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ले रहे होते हैं, उस केस में हम रोटेशनल कांस्टेंट की इक्विलिब्रियम वैल्यू, रोटेशनल कांस्टेंट एट ग्राउंड स्टेट एंड रोटेशनल कांस्टेंट एट हायर वाइब्रेशनल लेवल, इन तीनों की वैल्यू में डिफरेंस नहीं ले रहे होते, क्योंकि रिजिड रूटर में जब प्योर रोटेशन होती है तो देयर इज़ नो चेंज इन वैल्यू ऑफ B। तो इन तीनों का डिफरेंस वहाँ पर नहीं कंसीडर होता। लेकिन नॉन रिजिड रूटर का रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्योर नहीं होता, तो वहाँ पर इन तीनों वैल्यूज़ का डिफरेंस हमें नोट करना पड़ेगा। बिकॉज इन नॉन रिजिड रूटर रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीजेज विद वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। नॉन रिजिड रूटर में रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के साथ डिक्रीज होती जाएगी, यानी ग्राउंड स्टेट में
रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में। जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल जब सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने, देखें जब मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा उसका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। जब वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हमने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये भी इंक्रीज होगा। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। अगेन this is relation between moment of inertia and rotational constant, and this is relationship between bond length and moment of inertia. अब ये रिलेशन है between rotational constant at higher vibrational level and rotational constant at equilibrium position. इसमें अल्फा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू मॉलिक्यूल की नेचर पे डिपेंड करती है। V is vibrational quantum number. वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब इंक्रीज होती जाएगी तो ये फैक्टर इंक्रीज होगा, ये वाला। जब ये फैक्टर इंक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में से चूँकि माइनस होनी है, लिहाजा रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। Alpha is constant having small positive value and its value depends on nature of molecule. अगर इस मॉलिक्यूल में जहाँ वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों ही हो रही है, जब वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों होती हैं तो फिर हर लेवल पे रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो फिलहाल हम फंडामेंटल ट्रांजिशन को कंसीडर करते हैं। दिस फंडामेंटल ट्रांजिशन take place from ground state to first excited vibrational level. ग्राउंड स्टेट में जब मॉलिक्यूल है उसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू B0 है। और यहाँ पर हमने उसका रोटेशनल कांस्टेंट कंसीडर किया था J', rotational quantum number for lower level is J'. For ground state, vibrational quantum number is 0, rotational quantum number J', and rotational constant B0. And for first excited vibrational level, vibrational quantum number is 1, rotational constant is B1. चूँकि हमने कहा था कि हायर वाइब्रेशनल लेवल में रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को V लिखा जाएगा, और अब V की वैल्यू चूँकि 1 है लिहाजा हमने रोटेशनल कांस्टेंट को कहा है B1। और अब रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू J'। हायर लेवल वाइब्रेशनल लेवल के लिए रोटेशनल क्वांटम नंबर J' और लोअर वाइब्रेशनल लेवल के लिए रोटेशनल क्वांटम नंबर J'। Now the difference of energy between these two levels is given like this. Eta से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मीन दिस इज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू लेवल्स हैविंग डिफरेंट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड रोटेशनल क्वांटम नंबर। एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। हायर लेवल में हमने रोटेशनल क्वांटम नंबर को लिखा J',
और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 1, v इज इक्वल टू 1। लोअर लेवल में रोटेशनल क्वांटम नंबर j डबल प्राइम और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0। अब हम ग्राउंड स्टेट में रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को b0 लिखेंगे और हायर लेवल में इस वैल्यू को b1 लिखेंगे एंड कीप इन माइंड b0 इज ग्रेटर दैन b1, क्योंकि रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी जो जो मॉलिक्यूल हायर लेवल में जाएगा। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दी। इन दिस इक्वेशन दिस इज एनर्जी फॉर हायर वाइब्रेशनल लेवल एंड दिस इज एनर्जी फॉर लोअर वाइब्रेशनल लेवल। हायर वाइब्रेशनल लेवल में ये इसकी एक्चुअल इक्वेशन हमें पहले यहाँ पर लिख लेनी चाहिए ताकि हमें ये समझने में आसानी हो। This is the equation. We will put it in this file. ये है मॉलिक्यूल की एनर्जी जिसमें रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों हो रही हैं। तो हायर लेवल के लिए आप यहाँ J को पुट करेंगे J प्राइम और V की वैल्यू को पुट करेंगे 1। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हायर लेवल। अब हमने रोटेशनल कांस्टेंट को B की बजाय B1 लिख दिया, रोटेशनल क्वांटम नंबर को J प्राइम लिखा और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को 1 लिख लिया। फॉर लोअर लेवल हमने रोटेशनल कांस्टेंट को B0 लिखा, रोटेशनल क्वांटम नंबर को J डबल प्राइम लिखा और वाइब्रेशनल कांस्टेंट को 0 लिख दिया। इन दोनों का हमने अब डिफरेंस लेना है। फॉर दिस ट्रांजिशन V0 टू V1, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है V0 से V1 तक और रोटेशनल ट्रांजिशन है J डबल प्राइम से J प्राइम तक। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये 3/2 का स्केयर 9/4, 1/2 का स्केयर 1/4। Now from this equation we reached at this conclusion. अब ये नेगेटिव साइन हम अंदर ले गए। सिमिलर वैल्यूज को हमने सेम कलर में लिखा हुआ है, तो जिनका कोफिशिएंट रोटेशनल कांस्टेंट है उनको रेड कलर में लिख दिया और जिनका रोटेशनल कोफिशिएंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उनको सेम कलर में लिख दिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो लुक एट दिस इक्वेशन। Ultimately, we have reached at this conclusion. This is our final equation. After breakdown of a Born-Oppenheimer approximation, जब आपने Born-Oppenheimer approximation को कंसीडर किया था तो हम B की एक ही वैल्यू ले रहे थे, B0 और B1 की जगह सिर्फ B लिख रहे थे। इसलिए इस स्टेप के बाद हमने B को कॉमन ले लिया था, लेकिन अब हम इसे कॉमन नहीं लेंगे। दिस इज फाइनल इक्वेशन फॉर
vibrational transition after breakdown of Born-Oppenheimer approximation. Thank you very much, dear students. Inshallah, in next lecture, we will be here with new topic. तब तक के लिए इजाज़त दें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.